वंदे मातरम बच्चों, मैं अजय होता आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं से हिंदी विषय के पाठ 3 विद्रोही शक्ति सिंह को पढ़ेंगे एवं समझेंगे। इस पाठ के इस कहानी के लेखक हैं श्री विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जी। इस पाठ में एक ऐतिहासिक कहानी के बारे में हमें पता चलेगा जो महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ सीख भी प्राप्त होगी और उस कहानी के बारे में भी हमें पता चलेगा, उस घटना के बारे में कि क्या हुआ था। चलिए प्रारंभ करते हैं। पाठ 3 विद्रोही शक्ति सिंह। लेखक हैं श्री विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। यहाँ पाठ के बारे में कुछ बताया गया है, पढ़ लेते हैं। दो ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से कहानीकार ने भाई भाई के संबंधों के प्रेम, प्रतिशोध, अंतर्द्वंद्व, ग्लानि भाव और भावनाओं के आवेग को कुशलता के साथ चित्रित किया है। एक छोटे से मुद्दे पर महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह में मतभेद होता है। अपमान से आहत और प्रतिशोध भाव से भरा हुआ शक्ति सिंह क्रोध के आवेग में चित्तौड़ छोड़कर आगरा अकबर के शरण में चला जाता है। उसके मन में महाराणा प्रताप से बदला लेने की बलवती आकांक्षा है। मुगल और राजपूतों के मध्य युद्ध में शक्ति अकबर की ओर से लड़ रहा होता है। राजपूतों की पराजय के मध्य जब महाराणा सेना नायकों के दबाव में युद्ध के मैदान से सकुशल निकल जाने को बाध्य किए जाते हैं, तो शक्ति सिंह इस रणनीति को ताड़ लेता है और बदला लेने का उपयुक्त अवसर समझ अपने घोड़े को महाराणा के पीछे लगा देता है। रास्ते में वीर राजपूत योद्धाओं के मातृभूमि पर बलिदान और उत्सर्ग देखकर शक्ति सिंह का हिंसा भाव ग्लानि से भर उठता है। महाराणा के समक्ष नतमस्तक बच्चों की तरह फूट फूट कर रोता हुआ वीर शक्ति भाई के चरणों में अपना शीश चढ़ाकर प्रायश्चित करने का आदेश मांगता है। इस कहानी का एक और सबल पक्ष है शक्ति सिंह की पत्नी की भावनाओं की जीत है। इस कहानी में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? भाई भाई के बीच में प्रेम की भावना भी देखने को मिलेगी, और जब गलतफहमियां बढ़ जाती हैं और जब गुस्सा अपने चरम पर होता है, तब प्रतिशोध लेने के लिए जो घटनाएं घटती हैं और नुकसान होता है उसके बारे में भी पता चलेगा। अंतर्द्वंद्व अर्थात अपने अंदर ही दो विचारों का आपस में लड़ना। अपने अंदर दो प्रकार के विचार, एक गलत विचार एक सही विचार, दोनों आपस में लड़ रहे हों तो उसे अंतर्द्वंद्व कहा जाता है। उसके बारे में पता चलेगा। ग्लानि भाव मतलब अपने आप को गलत समझने का जो भाव रहता है, जो भावना रहती है कि अपने आप की गलतियों को मानना और उसके लिए अपने आप को दोषी ठहराना, वह ग्लानि भाव होता है। तो उसी प्रकार की भावनाओं को यहाँ पर चित्रित किया गया है। तो यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ? मुगलों और राजपूतों के बीच। चलिए आगे पाठ को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। तो कहानी प्रारंभ होती है कुछ दोनों के बीच किसी बात पर मतभेद होता है। किसके बीच? महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह। शक्ति सिंह कौन था? महाराणा प्रताप जी का भाई था। दोनों के बीच किसी बात को लेकर तनातनी होती है, दोनों के बीच उसमें मतभेद होता है, झगड़ा प्रारंभ होने लगता है। तब दोनों के बीच क्या बातचीत होती है, यह यहाँ हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे शुरू यहाँ पे हमें बताया गया है कि शक्ति सिंह और उनकी पत्नी के बीच क्या क्या बातचीत हो रही है, उसे हम यहाँ पे देखेंगे। तो उनकी पत्नी कहती है, सबसे शुरू शक्ति सिंह जी की पत्नी कहती है, मान जाओ, तुम्हारे उपयुक्त यह कार्य न होगा। तो शक्ति सिंह कहता है, चुप रहो, तुम क्या जानो, इसमें वीरता नहीं अन्याय है।
बहुत दिनों की धधकती हुई ज्वाला आज शांत होगी। शक्ति सिंह ने एक लंबी सांस फेंकी और अपनी पत्नी की ओर देखा, करता है और अपनी पत्नी की ओर देखता है। तो उनकी पत्नी क्या कहती है? छी छी, कलंक लगेगा, अपराध होगा। तब फिर शक्ति सिंह कहता है, अपमान का बदला लूंगा, प्रताप के गर्व को मिट्टी में मिला दूंगा, आज मैं विजयी होऊंगा। बड़ी दृढ़ता से कहकर शक्ति सिंह ने सीने के द्वार पर से देखा। कहां पर ये सब बातचीत हो रही थी? दोनों की सेनाएं आमने सामने थी और दोनों के शिविर लगे हुए थे। शिविर अर्थात कैंप, जो टेंट वगैरह लगा रहता है और विश्राम करते हैं लोग, उसी को शिविर कहा जाता है। कहीं अपने स्वयं के घर के पास तो लड़ाइयां नहीं होती हैं, कहीं बाहर मैदान में होती हैं। तो मैदान में दोनों छोर में अलग अलग अपनी अपनी सेनाओं के लिए छावनियां बनी होती हैं, जहां वे युद्ध के दौरान रहते हैं। तो उसी को शिविर कहा गया है। ठीक है, तो शिविर के अंदर में उनकी पत्नी और शक्ति सिंह रहते हैं। दोनों के बीच ये बातचीत होते रहती है। तब शक्ति सिंह ऐसा कहकर शिविर के द्वार पर से बाहर की ओर दिखता है। तब देखता है, तब बाहर क्या होते रहता है? मुगल सेना के चतुर सिपाही अपने अपने घोड़ों की परीक्षा ले रहे थे। धूल उड़ रही थी। बड़े साहस से सब एक दूसरे में उत्साह भर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें तो एक हिंदू राजपूत राजा को हराने में बहुत मजा आने वाला था, उन्हें अच्छा लग रहा था, इसलिए वे सभी साहस से एक दूसरे के उत्साह को और बढ़ा रहे थे और अपने अपने घोड़ों की परीक्षा ले रहे थे कि सभी घोड़े ठीक हैं या नहीं है, स्वस्थ हैं अथवा नहीं है, उसकी जांच कर रहे थे। तब शक्ति सिंह फिर से बोलता है, निश्चय ही महाराणा की हार होगी। 22,000 राजपूतों को दिन भर में मेरे द्वारा बुलाई गई मुगल सेना काट कर सूखे डंटल की भांति गिरा देगी। साहस से शक्ति सिंह ने कहा। शक्ति सिंह क्या बोलता है? निश्चय ही महाराणा की हार होगी। वह पूर्ण विश्वास के साथ यह सोचते रहता है कि मुगल सेनाओं को जिसे मैंने बुलाया है, क्या करके? महाराणा प्रताप से गद्दारी करके जो मुगल सेनाओं को मैंने बुलाया है, तो 22,000 राजपूतों को तो दिन भर में मेरे द्वारा बुलाई गई मुगल सेना काटकर सूखे डंठल की भांति फेंक देगी, गिरा देगी, ऐसा वे सोचते हैं। तब उनकी पत्नी फिर से कहती है, भाई पर क्रोध करके देशद्रोही बनोगे। ऐसा कहते कहते वह अपनी आंखों से चिंगारियां निकालने लगती है। क्या कहती है? भाई पर क्रोध करके देशद्रोही बनोगे। ऐसा कहते कहते वह राजपूत बाला आंखों से चिंगारियां निकालने लगती है। शक्ति सिंह अब अपराधी की तरह विचार करने लगा। जलन का उन्माद नस नस में दौड़ रहा था। प्रताप के प्राण लेकर ही छोड़ूंगा, ऐसी उसने प्रतिज्ञा की थी। नादान दिल किसी तरह ना मानेगा, उसे कौन समझा सकता था। अब क्या होता है? वह तो अपने भाई से झगड़ कर गया रहता है, उसके अंदर एकदम कूट कूट कर जलन का भाव भरा रहता है। उसने प्रतिज्ञा ली होती है कि मैं प्रताप के प्राण लेकर ही छोड़ूंगा। ठीक है, तो आगे अब क्या होता है? अब सुबह हो जाती है, रणभेरी बजती है। रणभेरी मतलब युद्ध प्रारंभ करने की घोषणा के लिए जो शंखनाद किया जाता है, उसी को रणभेरी कहते हैं। ठीक है, तो वहां रणभेरी बजती है मैदान में, युद्ध के मैदान में कोलाहल मचता है। दोनों तरफ की सेनाएं चिल्लाने लगती हैं। आप लोग कोई टीवी सीरियल भी देखे होंगे या फिर किसी मूवी में देखे होंगे कि जैसे आप लोग पिछले दिनों बाहुबली मूवी देखे होंगे या फिर कोई रामायण का सीरियल देखे होंगे, तो दोनों तरफ की सेनाएं जब आती हैं तो दोनों तरफ की सेनाएं चिल्लाने लगती हैं। तो कोलाहल का अर्थ होता है हल्ला मचना। कोलाहल मतलब एक प्रकार के बहुत जोर से जो हल्ला होगा उसे कोलाहल कहा जाता है। ठीक है, बहुत शोरगुल आवाज। तो उसी प्रकार का मैदान में बजने लगता है। दोनों तरफ की सेनाएं अपने स्वयं का जय जयकार करते हुए आक्रमण
घोष करते हुए आगे बढ़ती रहती हैं। कोलाहल मच चुका होता है। मुगल सैनिक मैदान में एकत्रित होने लगे। पत्ता पत्ता खड़खड़ा उठा। जब मुगल सैनिक हजारों की संख्या में मैदान में एकत्रित होने लगे और कोलाहल मचाने लगे, तब वहां का मैदान में जो पौधे थे, पेड़ थे, उनके पत्ते पत्ते भी खड़खड़ा उठे। बिजली की भांति तलवारें चमक रही थी। उस दिन सब में उत्साह था। युद्ध के लिए भुजाएं फड़कने लगी। सभी के अंदर जोश कूट कूट कर भरा था। युद्ध के लिए सभी एकदम उत्साहित थे। आज हम लड़ेंगे, ऐसा उन्होंने सोच रखा था। किसने? मुगल सैनिकों ने। शक्ति सिंह ने घोड़े की लगाम पकड़कर कहा, आज अंतिम निर्णय है, मरूंगा या मार कर ही लौटूंगा। ऐसा शक्ति सिंह कहता है। आगे क्या है? शिविर के द्वार पर खड़ी मोहिनी। मोहिनी कौन है? मोहिनी शक्ति सिंह की पत्नी थी। उन्हीं का नाम मोहिनी था। वह कहाँ खड़ी थी? शिविर के द्वार पर, अर्थात अपना जो वहां पे टेंट लगा हुआ था उसी के सामने वह खड़ी हुई थी और अपने भविष्य की कल्पना कर रहे थे। सोच रही थी कि आगे क्या होगा, मेरे पतिदेव जीवित रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे, वे महाराणा प्रताप से हार जाएंगे या नहीं हारेंगे। ऐसा उनके मन में संकोच का भाव रहता है, सोचती रहती हैं। उसने बड़ी गंभीरता से कहा, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना है। ऐसा वे कहती हैं। क्यों कहती हैं? क्योंकि उनके मन में अब डर का भाव रहता है। अगर मुगल सैनिक जीत जाते हैं तो उनका पूरा परिवार और उनकी मातृभूमि के जो भी लोग हैं वे हार जाएंगे एवं उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसको भी सोचती रहती हैं। अगर मुगल सैनिक हार जाते हैं और राजपूत सैनिक जीत जाते हैं तो उनके पति शक्ति सिंह की भी मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए वे दोनों तरफ से ही परेशान रहती थी। एक महत्वपूर्ण अभियान के विध्वंस की तैयारी थी। प्रकृति कांप उठी। घोड़े और हाथियों के चित्कार से आकाश थरथरा उठा। बरसाती हवा के थपेड़ों से जंगलों के वृक्ष रणनाद करते हुए झूम रहे थे। पशु पक्षी भय से त्रस्त होकर आश्रय ढूंढने लगे। बड़ा प्रतिकूल और विकट समय था। एक महत्वपूर्ण अभियान के विध्वंस की तैयारी थी। ठीक है, क्या थी? विध्वंस मतलब पूरी तरह से विनाश हो जाना, उसे विध्वंस कहा जाता है। तो एक महत्वपूर्ण अभियान, क्या अभियान था? मुगलों के द्वारा राजपूत राजाओं के शासन को छीन लेना या फिर उनको हराकर अपने कब्जे में ले लेना, ऐसा उनका अभियान रहता है। तो उसी में शक्ति सिंह ने अब सहायता की थी। तो अब उसी अभियान के विध्वंस की तैयारी हो रही थी। प्रकृति कांप उठी थी। मतलब प्रकृति क्या होती है? धरती, जल, आकाश, पेड़ पौधे, ये सभी प्रकृति है। तो प्रकृति कांप उठी थी कहा जा रहा है। घोड़े और हाथियों के चीत्कार से, घोड़े और हाथी अपने आवाज निकाल रहे थे जोर जोर से, जिससे आकाश भी थरथरा उठा था। बरसाती हवा के थपेड़ों से, बरसात के समय में आप लोग देखते होंगे कि जब हवाएं चलती हैं तो क्या होता है? पेड़ पौधे इधर उधर हिलने लगते हैं, झुकने लगते हैं और उनमें जब हवाएं टकराती हैं तो उनसे आवाज भी आने लगती है। तो इसी प्रकार बरसाती हवा के थपेड़ों से जंगलों के जो वृक्ष थे वे रणनाद करते हुए झूम रहे थे। रणनाद मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? इधर युद्ध चल रहा है और वहां पेड़ों से जो हवाएं टकरा रही हैं उनसे आवाज आ रही है और पेड़ इधर उधर झूम रहे हैं। तो उसी से जो आवाज आ रही है उसी को लेखक ने रणनाद का नाम दिया है। रणनाद मतलब युद्ध का नाद। नाद मतलब एक घोषणा की आवाज को नाद कहा जाता है। ठीक है। पशु पक्षी भय से त्रस्त होकर आश्रय ढूंढने लगे। वहां मैदान में जितने भी पशु पक्षी थे वे इधर उधर भागने लगे। सभी को डर सताने लगा था। बड़ा प्रतिकूल और विकट समय था। प्रतिकूल मतलब जो अपने अनुकूल ना हो, जो विनाशकारी हो, या फिर समय अच्छा जो समय नहीं होगा उसे प्रतिकूल समय कहा जाता है। ठीक है।
उस भयानक मैदान में राजपूत सेना मोर्चाबंदी कर रही थी। हल्दी घाटी की ऊंची चोटियों पर भील लोग धनुष चढ़ाए उन्मत्त खड़े थे। वह जो मैदान था बहुत भयानक था। क्यों भयानक था? अभी खून की नदियां बहने वाली थी। इतने सारे सैनिक अभी लड़ाई में अपनी जान झोंकने वाले थे। तो वही उसी को भयानक कहा गया है। तो भयानक मैदान इसीलिए उसे कहा गया है। तो हल्दी घाटी की ऊंची चोटियों पर, जो हल्दी घाटी है वहां पे पहाड़ी क्षेत्र भी है, तो वहां ऊंची ऊंची चोटियों पर भील लोग, भील क्या है? भील एक समुदाय है, एक जनजाति का नाम है। जो उनके जो भी लोग थे वे अपने धनुष पकड़कर उनमें तीर चढ़ाकर उन्मत्त खड़े थे। अब इधर से क्या होता है? मुगलों के बारे में तो हम पढ़ लिए क्या हो रहा था। अब राजपूतों के सैनिकों में किस प्रकार का भाव आगे बढ़ रहा था उसे हम देख लेते हैं। राजपूतों के सैनिकों में अब जयकारे लगने प्रारंभ हो गए थे। महाराणा की जय, महाराणा की जय, ऐसी आवाजें आ रही थी। शैलमाला से टकराती हुई ध्वनि मुगल सेनाओं में घुस पड़ी। तो शैलमाला क्या है? पर्वतमाला अर्थात शैलमाला, चट्टानों से टकराती हुई जो ध्वनि थी, आवाज थी, किसकी आवाज? महाराणा की जय की आवाज मुगल सेनाओं में घुस पड़ी। मुगल सेनाओं तक वह आवाज चट्टानों से टकराती हुई पहुंच गई। युद्ध आरंभ हुआ। भैरवी रणचंडी ने प्रलय का राग छेड़ा। अब युद्ध हो रहा है, तो युद्ध में एक देवी माना जाता है, भैरवी रणचंडी को युद्ध की देवी माना जाता है, जिसमें कई लोगों का विनाश हो जाता है और युद्ध रूपी भैरवी रणचंडी उन सभी का बलिदान ले लेती है, बलि ले लेती है। तो मनुष्य हिंसक जंतुओं की भांति अपने अपने लक्ष्य पर टूट पड़े। हिंसक जंतु कैसे होते हैं? शेर किसी का शिकार करने के लिए किसी प्रकार की बातें नहीं सोचता, वह केवल शिकार करता है। कहीं पे आप देखे होंगे कुत्ते जब झपट पड़ते हैं, कुत्ते किसी को काटने लगते हैं, तब भी उन्हें और किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि कोई उन्हें क्या देख रहा है या फिर मार रहा है, कुछ कर रहा है, वे अपना कार्य करने लगते हैं। उसी प्रकार से सभी हिंसक जंतुओं की भांति जितने भी योद्धा थे वे अपने अपने लक्ष्य पर टूट पड़े सामने वाले सैनिकों को मारने के लिए। सैनिकों के निडर घोड़े हवा में उड़ने लगे। अब युद्ध में जिन घोड़ों का उपयोग किया जाता है वे निडर होंगे, तभी तो अपने कार्य कर पाएंगे। तो निडर घोड़े अब दूसरी सेना की ओर आगे बढ़ने लगे, हवा में दौड़ने लगे, अर्थात तेज गति से दौड़ने लगे, हवा में उड़ने लगे लिखा है। तलवारें चमकने लगी। पर्वतों के शिखरों पर से विषैले बाण मुगल सेना पर बरसने लगे। तलवारें चमकने लगी अर्थात तलवारों जो म्यान, तलवार का ढक्कन होता है, उसमें तलवार को रखा जाता है, उसे म्यान कहा जाता है। तो म्यान से तलवारें निकल गई, अब उनमें चमक दिख रही है। सारी तलवारें तैयार हैं सामने आने वाले योद्धाओं को काटने के लिए। पर्वतों के शिखरों पर से विषैले बाण मुगल सेना पर बरसने लगे। अब राजपूतों की सेना कहाँ थी? पर्वतों के शिखर पर थी, और मुगल सेना कहाँ थी? मैदान पर थी। तो पर्वतों के शिखरों से विषैले बाण मुगल सेना पर बरसने लगे। कौन बरसा रहा था? जो भील, आगे हम पढ़े, भील लोग धनुष चढ़ाए उन्मत्त खड़े थे, वही अपने धनुष से बाण, विषैले बाण मुगल सेना पर बरसाने लगे। सूखी हल्दी घाटी में रक्त की धारा बहने लगी। हल्दी घाटी क्या थी? सूखी हुई थी, बंजर थी, जहां पे अब रक्त की धारा बहने लगी, अर्थात कई सैनिकों के वहां सिर कट गए, कई सैनिकों ने वहां अपनी जानें गंवा दी, कई सैनिकों को वहां पे तीर लगे, भाले लगे, जिससे उनके रक्त वहां पर बहने लगे। तो उसी को लेखक ने क्या कहा है? सूखी हल्दी घाटी में रक्त की धारा बहने लगी, ऐसा उन्होंने कहा है। महाराणा आगे बढ़े, महाराणा आगे बढ़े, शत्रु सेना का व्यूह टूटकर तितर बितर हो गया। दोनों ओर के सैनिक कट कट कर गिरने लगे। देखते देखते लाशों के ढेर लग गए। अब क्या हो रहा है? वहां लाशों के ढेर लगने लगे हैं।
अब दोनों तरफ के सैनिक टकराएंगे, एक दूसरे को मारेंगे, तो दोनों तरफ के सैनिकों की मृत्यु होना निश्चित है। तो दोनों तरफ के सैनिक जब मरने लगे तो उनकी लाशें जमीन पर बिछ गई। महाराणा निरंतर आगे बढ़ते गए। महाराणा मतलब महाराणा प्रताप, ठीक है। तो वे अब आगे बढ़ते गए, शत्रु सेना को तितर बितर करते हुए, शत्रु सेना के परखच्चे उड़ाते हुए आगे बढ़ने लगे। भूरे बादलों को लेकर आंधी आई, सलीम के सैनिकों को बचने का अवसर मिला। मुगलों की सेना में नया उत्साह भर गया। तोप की गोले उथल पुथल करने लगी। थाएं थाएं करती बंदूकों से निकली हुई गोलियां दौड़ रही थी। ओह, जीवन कितना सस्ता हो गया था। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, बरसात का समय रहता है। पहले ही हमने क्या पढ़ा कि हवाओं से पौधे पेड़ हिल रहे थे, ठीक है। तो अब आगे हो रहा है कि धूल भरे बादल, भूरे बादल लेकर आंधी आई। भूरे बादल मतलब धूल के साथ भी और ऊपर बादल भी लेकर आंधी आती है, जिससे सामने वालों के चेहरे नहीं दिखते हैं। अब आंधी में सामने कुछ थोड़ी दिखता है, ऐसा वहां पे समय आ जाता है। तो अब सलीम के सैनिक मतलब मुगल सैनिकों को वहां से बचने का अवसर मिल जाता है। बचने का अवसर मतलब अब तक महाराणा प्रताप के जो सैनिक थे वे मुगलों पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन अब आंधी का सहारा लेकर वे बचने का अवसर ढूंढने लगे। अब मुगलों की सेना में नया उत्साह भर गया, वे बच रहे थे। अब उसके बाद तोप के गोले उथल पुथल करने लगे। मुगल सेनाओं ने तोप के गोलों का उपयोग करना प्रारंभ किया। बंदूकों से धाएं धाएं गोलियां निकलने लगी। अब लेखक लिखते हैं, ओह, जीवन कितना सस्ता हो गया था। तो यहाँ पे हमें यह समझ में आता है कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। युद्ध हमेशा नुकसान ही प्रदान करता है। इसलिए किसी भी प्रकार के युद्ध के लिए आगे नहीं आना चाहिए, ठीक है। युद्ध से हमेशा मानव जाति का नुकसान होता है। तो इसीलिए लेखक लिखते हैं, जीवन कितना सस्ता हो गया था। महाराणा शत्रु सेना में सिंह की भांति उन्मत्त होकर घूम रहे थे। उन्मत्त मतलब बिना डर के एकदम धाकड़ रूप में घूमना, उसे उन्मत्त होकर घूमना कहते हैं, ठीक है। तो शत्रु सेना में सिंह की भांति। अब शेर कहीं भी घूमता है तो डर के भागने वाले स्थिति में थोड़ी घूमता है। शेर कहीं भी जाता है तो अपने शेर वाला रूप दिखाकर ही जाता है, कहीं नहीं डरता है। तो उसी प्रकार से महाराणा प्रताप भी शत्रु सेना के बीच उन्मत्त होकर शेर की भांति घूम रहे थे। जान की बाजी लगी थी। वे सब तरफ से घिरे थे। हमला पर हमला हो रहा था। राणा संकट में पड़े थे, बचना कठिन था। 7 बार घायल होने पर भी पैर उखड़े नहीं। मेवाड़ का सौभाग्य इतना दुर्बल न था। ऐसा वे लिखते हैं। तो अब क्या हो रहा है, अब महाराणा प्रताप विरोधी सैनिकों के बीच घिर गए हैं, सब तरफ से हमला हो रहा था। 7 बार वे घायल हो चुके थे, अर्थात उन्हें 7 बार किसी प्रकार के हथियारों से उनके ऊपर हमला हो चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पैर पीछे नहीं खिसकाए, ना ही वे धराशायी हुए, वे बल्कि लड़ते ही रहे। मेवाड़ का सौभाग्य इतना दुर्बल नहीं था, ऐसा वहां पे लिखा गया। मेवाड़ क्या था? मेवाड़ महाराणा प्रताप की राजधानी थी, ठीक है। तो उसका सौभाग्य इतना दुर्बल नहीं था। आगे है, मान सिंह की कुमंत्रणा सत्य सिद्ध होने वाली थी। ऐसे आपत्ति काल में वह वीर सरदार सेना सहित वहां कैसे आया है? अब मान सिंह एक उनके सेना में वीर सरदार होते हैं, ठीक है। तो वे अब उन्हें आभास होता है कि महाराणा प्रताप किसी संकट में हैं, इसलिए वे कुमंत्रणा मतलब वे उनके मन में एक खराब विचार आता है। कैसा विचार कि उनके मतलब एक कुछ घटने वाला है, ऐसा वे सोचते हैं। वे सोचते हैं, कुमंत्रणा करते हैं कि कहीं महाराणा प्रताप की जान संकट में तो नहीं है।
और वह सिद्ध भी होने वाली रहती है। उनकी जो सोच रहती है वह सत्य सिद्ध होने वाली रहती है, लेकिन वे उससे पहले वहां पहुंच जाते हैं। ऐसे आपत्ति काल में वीर सरदार सेना सहित वहां कैसे आया, ऐसा वे सोचते हैं। कौन सोचते हैं? महाराणा प्रताप सोचते हैं। आश्चर्य से महाराणा ने उसकी ओर देखा और मन्ना जी ने उनके मस्तक से मेवाड़ के राज चिन्ह को उतारकर स्वयं धारण कर लिया। राणा ने आश्चर्य और क्रोध से पूछा, अरे यह क्या? ऐसा वे पूछते हैं। कौन? महाराणा प्रताप ऐसा कहते हैं। किसे कहते हैं? मान सिंह जी को कहते हैं। और मान सिंह ने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि वे महाराणा प्रताप की जान बचाना चाहते थे। वे चाहते थे कि अगर यह मेवाड़ का राज चिन्ह मेरे सिर पर होगा तो सभी विरोधी सैनिक या फिर मुगल सैनिक मुझे ही महाराणा प्रताप समझेंगे और मुझे मारने का प्रयास करेंगे, जिससे मैं महाराणा प्रताप को यहाँ युद्ध से बाहर निकालकर उनकी जान बचा सकता हूँ। ऐसा वे सोचते हैं और वह ये कार्य करते भी हैं। तब आगे वे कहते हैं, आज मरने के समय एक बार राज चिन्ह धारण करने की बड़ी इच्छा हुई। ऐसा हंसकर मान सिंह जी कहते हैं। ठीक है। राणा ने उसकी उन्मादपूर्ण हंसी में अटल धैर्य देखा। अटल धैर्य मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? धैर्य मतलब धीरज धरना। अब महाराणा प्रताप जी जब घायल हो चुके रहते हैं, सेना के बीच घिर चुके रहते हैं, तो उनमें कुछ थोड़ा सा मतलब अब ये भाव आने लगता है कि कहीं हम हार तो नहीं जाएंगे। लेकिन जब मान सिंह आते हैं तो मान सिंह के चेहरे पर उन्हें एक उनकी हंसी से यह पता अटल धैर्य का रूप देखने को मिलता है। मान सिंह एकदम धीरज के साथ रहते हैं। उनका धीरज अटल रहता है, मतलब कहीं टलने वाला नहीं रहता। उन्हें पूर्ण विश्वास रहता है कि हमारी सेना ही जीतेगी और हम अपने महाराज को बचाने में सफल होंगे। ऐसा वे सोचते हैं। अब मुगल सेना तो नहीं समझ रही थी। उनके सैनिक मान सिंह को ही महाराणा प्रताप समझकर उसके पीछे भाग रहे थे। लेकिन मुगलों की सेना में से शक्ति सिंह इस चातुरी को समझ गया। शक्ति सिंह कौन था? महाराणा प्रताप का भाई था और राजपूतों की सेना के जितने भी कार्य होते थे उनसे बिल्कुल वाकिफ था। इसलिए वह सब कुछ समझ गया। उसने देखा घायल प्रताप रण क्षेत्र से जीते जागते निकले चले जा रहे हैं और वीर मन्ना जी को प्रताप समझकर मुगल उधर ही टूट पड़े हैं। ऐसा वह देखता है कि अब ये क्या हो रहा है। मान सिंह या फिर मान सिंह, उन्हें मन्ना जी भी कहते थे, मान सिंह जी को प्रताप समझकर मुगल सैनिक उनके पीछे भाग रहे हैं और जिससे मेरे को बदला लेना था वह तो रण क्षेत्र से जीते जागते निकले चले जा रहे हैं। तब उसी समय उसने बदला लेने के लिए महाराणा प्रताप के पीछे जाना निश्चय किया। उसी समय दो मुगल सरदारों के साथ महाराणा के पीछे पीछे शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा छोड़ दिया। अब शक्ति सिंह महाराणा प्रताप का पीछा करता है। खेल समाप्त हो रहा था, अर्थात युद्ध समाप्त होने वाला था। महाराणा प्रताप बचकर वहां से निकल चुके थे और मुगलों की सेना हारने वाली थी। स्वतंत्रता की बलि वेदी पर सन्नाटा छा गया था। अब यहाँ पे ऐसा भी समय आने वाला था कि किसी को विश्वास नहीं था कि अब कौन सा सैनिक जीतेगा। ठीक है, तो राजपूत जीत रहे हैं या फिर मुगल सैनिक जीत रहे हैं, मेवाड़ जीत रहा है या फिर अकबर का शासन जीत रहा है, इसमें किसी को अब पूर्ण विश्वास नहीं था। सभी संदेह में थे। स्वतंत्रता की बलि वेदी पर सन्नाटा छाने लगा था, अर्थात सभी राजपूतों को अब यह भी लगने लगा था कि कहीं हमारी स्वतंत्रता छीनने तो नहीं वाली है, मुगल सैनिक जीतने तो नहीं वाले हैं। तभी जन्मभूमि के चरणों पर मर मिटने वाले वीरों ने अपने को उत्सर्ग कर दिया था। 22,000 राजपूत वीरों में से केवल 8,000 बच गए थे। उत्सर्ग कर दिया था मतलब बलिदान कर दिया था। ठीक है, इन्होंने राजपूतों के जो वीर योद्धा थे उन्होंने अपने आप को मातृभूमि के लिए बलिदान कर दिया था। 22,000 राजपूत वीरों में से केवल 8,000 अब बचे थे। बाकी सभी क्या हो गए थे? बलि चढ़ गए थे।
विद्रोही शक्ति सिंह चुपचाप सोचता हुआ अपने घोड़े पर चला जा रहा था। मार्ग में 100 कटे पड़े थे, कहीं भुजा शरीर से अलग पड़ी थी, कहीं धड़ कटा हुआ था, कहीं खून से लथपथ मस्तक भूमि पर गिरा हुआ था। कैसा परिवर्तन है ये! 2 घड़ियों में हंसते बोलते और लड़ते हुए जीवित पुतले कहाँ चले गए? ओह, ऐसे निरीह जीवन पर इतना गर्व! अब यह कौन सोच रहा है? विद्रोही शक्ति सिंह सोच रहा है। विद्रोही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने महाराणा प्रताप के शासन में विद्रोह किया था और विद्रोह करके एक मुगल शासक के पास जाकर उन्होंने अपने स्वयं के राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, इसलिए उसे विद्रोही कहा गया है। ठीक है, तो अब वह महाराणा प्रताप का पीछा करते हुए सोचते रहता है। क्या सोचते रहता है और क्यों सोचते रहता है? जब वह पीछा करते रहता है तो अपने आसपास देखता है कि जितने भी उसके राजपूत सैनिक थे, उसके मतलब राज्य के लोग थे, उसके भाई बिरादरी के परिवार के लोग थे, वे सभी के शरीर अलग अलग कटे फटे पड़े हुए हैं, सभी अपना बलिदान कर चुके हैं, खून से लथपथ भूमि पर सारे मस्तक गिरे हुए हैं। तब वह सोचता है यह कैसा परिवर्तन है। 2 घड़ियों में हंसते बोलते और लड़ते हुए जीवित पुतले कहाँ चले गए? अब युद्ध 2 घड़ियों का ही बात है। आप युद्ध लड़ रहे हैं, 1 सेकेंड में गर्दन में तलवार चली और आपकी मृत्यु, तो वह 2 घड़ियों में ही हंसते बोलते लड़ते हुए जीवित पुतले कहाँ चले गए, ऐसा वे सोचते हैं। ओह, ऐसे निरीह जीवन पर इतना गर्व है, ये कहा गया है। शक्ति सिंह की आंखें ग्लानि से छलछला गई। अब वह अपने आप को गिल्टी फील करता है। ग्लानि मतलब अपने आप को गलत समझने लगता है और अपनी सारी गलतियों को याद करता है कि मैंने यह क्या कर दिया। ये सब भी तो राजपूत थे, मेरी ही जाति के खून थे। हाय रे, मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ क्या? सचमुच पूरा हुआ? नहीं, यह प्रतिशोध नहीं, अधम शक्ति, यह तेरे चिरकाल के लिए पैशाचिक आयोजन था। तू भला पागल, तू प्रताप से बदला लेना चाहता था, उस प्रताप से जो अपनी स्वर्गादपि गरीयसी जननी जन्मभूमि की मर्यादा बचाने वाला था। वह जन्मभूमि जिसके अन्न जल से तेरी नसें भी फूली फली हैं। अब भी माँ की मर्यादा का ध्यान कर। ऐसे उसके मन से आवाज आने लगती है, एक सच्चाई की आवाज आती है और वह सोचने लगता है और उसकी आंखें ग्लानि से छलछला जाती हैं, अर्थात आंखों में आंसू आने लगते हैं। क्यों आने लगते हैं? जब वह अपने ही राजपूत भाइयों को, अपने राज्य के लोगों को मृत पाता है, युद्ध में बलि चढ़ा हुआ पाता है, सभी के मृत शव जब वह देखता है तब वह अपने आप को, अपनी गलतियों को याद करके दुखी होने लगता है और उसी दुख से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब वह सोचता है कि यह सब तो मेरे ही लोग थे, मैंने एक ऐसा प्रतिशोध लेने का सोचा, इससे मेरा ही नुकसान हुआ, यह बिल्कुल प्रतिशोध नहीं है, ऐसा मैंने यह क्या कर दिया, वो सोचता है। तो यह तो मेरे चिरकाल के लिए, मतलब हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों तक के लिए एक पिशाच के भांति कार्य हो गया, अर्थात मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, ऐसा वह सोचता है, अपने आप को पागल कहता है। और फिर सोचता है कि उस प्रताप के लिए जो अपनी भूमि को स्वर्गादपि गरीयसी जन्मी जन्मभूमि की मर्यादा से देखता है, वह जन्मभूमि जिसके अन्न जल से मेरी ही नसें फली फूली हैं, ऐसा वह अब सोचने लगता है। फिर ध्यान करता है कि अब भी मेरे पास समय है, मैं अब भी अपनी माँ की मर्यादा बचा सकता हूँ, ऐसा वह सोचता है। सहसा धाए धाए गोलियों का शब्द हुआ। चौंक कर शक्ति सिंह ने देखा, दोनों मुगल प्रताप का पीछा कर रहे थे। महाराणा का घोड़ा लस्त पस्त होकर झूमता हुआ गिर रहा था। अब भी समय है। शक्ति सिंह के हृदय में भाई की ममता उमड़ पड़ी। अब क्या होता है, सभी तरफ से धाए धाए गोलियों की आवाजें आ रही थी।
तभी चौंक कर शक्ति सिंह अभी तक सोचते रहता है, अपने आप में मग्न रहता है, लेकिन तभी गोलियों की आवाज सुनकर चौंक कर देखता है तो दोनों मुगल सैनिक जो थे, दो मुगल सैनिक वे महाराणा प्रताप का पीछा कर रहे थे। अब महाराणा प्रताप क्या हो रहा था, उनका घोड़ा भी क्या हो गया था, युद्ध में घायल हो गया था। उनका घोड़ा भी जो लस्त पस्त हो गया था और धीरे धीरे झूमता हुआ गिर रहा था, और महाराणा प्रताप स्वयं भी घायल थे। तब शक्ति सिंह सोचते हैं अब भी समय है, कहीं मैं अपनी भाई की जान बचा तो सकता हूँ। अब सोचता है शक्ति सिंह के हृदय में, उसके मन में अपने भाई की ममता उमड़ पड़ती है, जो उसके भाई ने उसके लिए पहले बहुत कुछ किया था। एक भाई के दूसरे भाई के प्रति जो प्रेम था, वह प्रेम उसको याद आने लगता है और उनके भाई की ममता उस पर उमड़ पड़ती है। फिर एक आवाज हुई, रुको। दूसरे क्षण शक्ति सिंह की बंदूक फूटी, पटक मारते दोनों मुगल सरदार जहां के तहां ढेर हो गए। महाराणा ने क्रोध से आंखें चढ़ाकर देखा, वे आंखें पूछ रही थीं, क्या मेरे प्राण पाकर निहाल हो जाओगे? क्या मेरे प्राण पाकर निहाल हो जाओगे? इतने राजपूतों के खून से भी तुम्हारी हिंसा तृप्त नहीं हुई? ऐसा कौन सी आंखें पूछ रही थी? महाराणा प्रताप ने जो शक्ति सिंह की ओर क्रोध से नजर डालकर देखा तो उनकी आंखों में से यह सवाल आ रहा था जो शक्ति सिंह के मन को छू रहा था। कैसा सवाल? उनकी आंखों को देखकर शक्ति सिंह समझ गया कि महाराणा प्रताप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। क्या मेरे प्राण पाकर निहाल हो जाओगे? ऐसा उनकी आंखों से प्रश्न आ रहा था। इतने राजपूतों के खून से भी तुम्हारी हिंसा तृप्त नहीं हुई, ऐसा वह सोचता है कि महाराणा प्रताप की आंखें मुझसे ऐसा कह रही हैं। किंतु यह क्या? अब लेखक आश्चर्य के साथ लिखते हैं, किंतु यह क्या? शक्ति सिंह तो महाराणा के सामने नतमस्तक खड़ा था। अब महाराणा प्रताप की आंखें तो ऐसा गुस्से वाली थी, लेकिन शक्ति सिंह अब भाई के प्रेम को याद करके महाराणा प्रताप के सामने नतमस्तक होकर खड़ा हो जाते हैं, मतलब अपने सिर झुकाकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। वह बच्चों की तरह कूद कूद कर रो रहा था। बच्चे कैसे रोते हैं? बड़े लोग थोड़ी रोते हैं, बच्चे कहीं भी बिना शर्म के रोने लगते हैं। तो उस तरह से शक्ति सिंह भी महाराणा प्रताप के सामने रोने लगा। शक्ति सिंह ने कहा, नाथ, सेवक अज्ञान में भूल गया था, आज्ञा हो तो इन चरणों पर अपना शीश चढ़ाकर प्रायश्चित कर लूं। ऐसा शक्ति सिंह कहता है। अब उसे अपनी गलतियों का आभास हो चुका रहता है कि मैंने बहुत गलत किया, अपनी मातृभूमि के साथ गद्दारी की, ऐसा वह सोचने लगता है। तब वह महाराणा प्रताप से कहता है, नाथ, सेवक अज्ञान में भूल गया था, आज्ञा हो तो इन चरणों पर अपना शीश चढ़ाकर प्रायश्चित कर लूं। शीश चढ़ाकर प्रायश्चित करना मतलब अपनी गलतियों की सजा स्वयं को देना, खुद से देना, किसी और के द्वारा नहीं। इस प्रकार उसे प्रायश्चित कहा जाता है। अपनी गलतियों के लिए कुछ और कार्य करके उस गलतियों का भरपाई करने का प्रयास करना। वैसे तो किसी भी प्रकार की गलती की कोई भरपाई नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसके प्रयास में कुछ थोड़ा सा कार्य करना उसका प्रायश्चित होता है। अपनी गलती मानना प्रायश्चित कहलाता है। ठीक है। राणा ने अपनी दोनों बाहें फैला दी, दोनों के गले आपस में मिल गए, दोनों की आंखें स्नेह की वर्षा करने लगी, दोनों के हृदय गदगद हो गए। अब क्या होता है, जब शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह उनके सामने प्रायश्चित करना चाहता है और अपनी गलतियों की क्षमा तो नहीं मांगता, लेकिन अपनी गलतियां जब वह मान लेता है और उनके सामने सिर झुकाता है, तब राणा भी अपने प्रेम को रोक नहीं पाते हैं और अपनी बाहें फैला देते हैं। तो अब शक्ति सिंह उनके गले लग जाता है और दोनों की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। कैसी आंसुओं से? खुशी की आंसुओं से, दोनों के प्रेम भरी आंसुओं से दोनों की आंखें भर जाती हैं। दोनों के हृदय
गदगद हो गए, मतलब दोनों एकदम खुश हो गए। इस शुभ मुहूर्त पर पहाड़ी वृक्षों ने पुष्प वर्षा की, नदी की कलकल धारा ने वंदना की। प्रताप ने उन डबडबाई हुई आंखों से ही देखा, उनका चिर सहचर प्यारा चेतक दम तोड़ रहा है। सामने ही शक्ति सिंह का घोड़ा तैयार है। अब शक्ति सिंह तो आकर गलतियों का प्रायश्चित कर चुका था। अब आसपास इस अच्छी घटना के बाद आसपास जो पेड़ पौधे थे उनमें से पुष्प वर्षा होने लगी। पहाड़ी वृक्षों ने पुष्प वर्षा की, अर्थात जो वहां बारिश होने लगी और उस बारिश से पहाड़ी जो वृक्ष थे उनसे बारिश का पानी भी गिरने लगा और उनके जो भी फूल थे वह भी बारिश और हवा के झोंकों से नीचे गिरने लगे। दोनों और नदी की कलकल धारा ने वंदना की। बारिश होने के बाद नदियों में पानी बढ़ गया और नदी की धाराएं कलकल की आवाज निकाल कर वंदना करने लगी, ऐसा कहा गया है। प्रताप ने उन डबडबाई हुई आंखों से ही देखा। अब सब कुछ ठीक होने के बाद महाराणा प्रताप जब देखते हैं कि उनका घायल घोड़ा चेतक कौन था? महाराणा प्रताप का घोड़ा था। वह दम तोड़ रहा था। क्यों दम तोड़ रहा था? इस बड़े युद्ध में चेतक ने भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। वह पूरी तरह से घायल हो चुका था, इसलिए वह अब अपने आप को रोक न सका और अपना दम तोड़ दिया। तब उसके बाद शक्ति सिंह का घोड़ा भी वहीं पे खड़ा था। शक्ति सिंह कहता है, भैया अब आप विलंब न करें, घोड़ा तैयार है। शक्ति सिंह ऐसा कहता है। फिर राणा शक्ति सिंह के घोड़े पर सवार होकर उस दुर्गम मार्ग को पार करते हुए निकल गए। श्रावण का महीना था। जब ये युद्ध समाप्त हो रहा था तब कौन सा महीना था? श्रावण का महीना था। ठीक है, बारिश हो रही थी। उनका घोड़ा चेतक तो दम तोड़ दिया था, इसलिए शक्ति सिंह ने कहा कि मेरा घोड़ा आप ले जाइए। तब महाराणा प्रताप शक्ति सिंह के घोड़े पर सवार होकर उस दुर्गम मार्ग से निकल जाते हैं। दिन भर की मार काट के पश्चात रात्रि बड़ी सुनसान हो गई थी। शिविरों में से महिलाओं के रुदन की करुण ध्वनि हृदय को हिला देती थी। अब युद्ध हुआ था तो युद्ध के बाद एक सन्नाटा छा जाता है। दोनों तरफ के सैनिक मारे जाते हैं। सभी के परिवार में एकदम दुख का, गम का माहौल छा जाता है। किसी घर में मृत्यु होती है तो एकदम शांत वातावरण हो जाता है ना, उसी प्रकार से सभी के घरों में शांति छाई हुई थी, दुख का माहौल था। और क्या हो रहा था? शिविरों में से महिलाओं के रुदन की करुण ध्वनि हृदय को हिला देती थी। जो युद्ध के शिविर थे वहां पे जो महिलाएं थी, किसी का बेटा शहीद हो गया था, किसी के पति की मृत्यु हो गई थी, किसी के भाई की मृत्यु हो गई थी, किसी के पिता की मृत्यु हो गई थी, तो वे सभी दुख में अपनी करुण ध्वनि अर्थात रोने की ध्वनि से, रुदन से पूरे माहौल को गमगीन कर रही थी। उनका जो रुदन था वह सभी के हृदय को हिला देने वाला था। हजारों सुहागिनों के सुहाग उजड़ गए, अर्थात कई महिलाओं ने अपने पतियों को खो दिया। उस युद्ध में उनके पति मारे गए। उन्हें कोई ढाढ़स बंधाने वाला न था, अर्थात इतने लोग मारे गए कि घर में सारे जितने भी पुरुष थे वे मारे गए, तो उन्हें ढाढ़स बंधाने वाला भी कोई नहीं था। ढाढ़स बंधाना मतलब कोई जब दुखी हो और रो रहा हो तो उन्हें मनाने वाला जो होता है उसे ढाढ़स बंधाने वाला कहते हैं। ठीक है, था तो केवल हाहाकार, चीत्कार, कष्टों का अंबार। शक्ति सिंह अभी तक अपने शिविर में नहीं लौटा था। अब क्या हो रहा था? केवल सभी तरफ हाहाकार, चीत्कार, कष्टों का अंबार। कष्टों का अंबार मतलब अब सभी के पास केवल कष्ट ही कष्ट थे। युद्ध से कोई अच्छा फल प्राप्त नहीं होता है, केवल
कष्ट ही प्राप्त होता है। यही हमें इस पाठ में बताने का प्रयास किया गया है। युद्ध से क्या प्राप्त होता है? केवल कष्ट होता है और नुकसान होता है। सभी सैनिकों के जब बलिदान हो जाते हैं तब केवल हाहाकार चित्कार होता है और सभी तरफ दुख का माहौल छा जाता है। हाहाकार मतलब केवल रोने की आवाजें और सभी के दुख में चिल्लाने की आवाजें। चित्कार मतलब वही है, रोने की आवाजें हैं, पुकारने की आवाजें हैं। इस प्रकार की जो भी दुख के माहौल में आवाज लगाई जाती है उस प्रकार की आवाजों को यहाँ पर हाहाकार, चित्कार, कष्टों का अंबार कहा गया है। तो आगे क्या होता है? सभी सैनिक अपने अपने शिविर में लौट चुके होते हैं। जो सैनिक नहीं लौटे होते हैं उनकी मृत्यु हो चुकी रहती है, लेकिन शक्ति सिंह भी अभी तक अपने शिविर में लौटा नहीं रहता है। तो उनकी पत्नी एकदम विकल होती रहती है, एकदम परेशान होकर दुख में विलीन रहती है। उनकी पत्नी उनकी प्रतीक्षा में एकदम व्याकुल होते रहती है। विकल होना मतलब व्याकुल होना, ठीक है। तो शक्ति सिंह अभी तक नहीं आया, इसको सोचकर उनकी पत्नी व्याकुल हो रही थी। उसके हृदय में जीवन की आशा निराशा क्षण क्षण उठती गिरती थी। जीवन की आशा निराशा, जीवन की आशा मतलब मेरे पति जिंदा होंगे, जीवन की निराशा मतलब कहीं मेरे पति की भी तो मृत्यु नहीं हो गई। ऐसा वह क्षण क्षण हाँ नहीं, जीवित होंगे या नहीं होंगे, जीवित होंगे या नहीं होंगे, इस प्रकार की उसके मन में जो भावनाएं रहती थी वह उठती गिरती थी। पल में कुछ और सोचती थी, पल में कुछ और सोचती थी। उसके मन में केवल डर का भाव था, संकोच था, व्याकुल स्थिति में वह थी। तब अंधेरी रात में काले बादल आकाश में छा गए थे। एकाएक उस शिविर में शक्ति सिंह ने प्रवेश किया। उसके कपड़े खून से तर थे। पत्नी ने कौतूहल से देखा। अब रात अंधेरी थी, बादल छाए हुए थे, श्रावण का महीना था, पहले ही बताया गया है, बारिश हो रही थी, आंधियां भी चली हुई थी, तो बादल आकाश में छा गए थे। तब अब अचानक से शिविर में शक्ति सिंह प्रवेश करता है और उसके कपड़े खून से तर रहते हैं, अर्थात खून से भीगे हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि वह युद्ध से लड़कर आया रहता है। सभी अन्य सैनिकों के भी रक्त उसके शरीर में गिरे रहते हैं और स्वयं का रक्त भी उसके शरीर में होता है, क्योंकि वह भी तो युद्ध में लड़ा था, वह भी घायल था, ठीक है। तो पत्नी ने कौतूहल से देखा। पत्नी एकदम व्याकुल होकर बड़े ही जल्दबाजी में अब अपने पति को देखने लगती है। प्रिय नाथ, अब दोनों एक दूसरे को बोलते हैं। शक्ति सिंह बोलता है प्रिय, अब उनकी पत्नी बोलती है नाथ। तब शक्ति सिंह फिर से बोलता है तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई, मैं प्रताप के सामने परास्त हो गया, ऐसा शक्ति सिंह कहता है। तो उनकी पत्नी की मनोकामना क्या रहती है? उनकी पत्नी की मनोकामना रहती है कि मेरा जो राज्य है, मेवाड़ का राज्य, वह परास्त ना हो, मेरी जो भी मातृभूमि है वह परास्त ना हो, और शक्ति सिंह भी जीवित रहे और महाराणा प्रताप भी जीवित रहे, किसी को कोई नुकसान ना हो, ऐसा उनकी पत्नी सोचती हैं। वह युद्ध के पक्ष में नहीं रहती हैं, लेकिन युद्ध होता है फिर भी महाराणा प्रताप भी जीवित रहते हैं और शक्ति सिंह भी जीवित रहता है। और शक्ति सिंह अपनी गलतियों को मानकर महाराणा प्रताप के सामने झुक चुका होता है। इसलिए वह कहता है कि तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई, मैं प्रताप के सामने परास्त हो गया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी हमें युद्ध के पक्ष में नहीं सोचना चाहिए और केवल छोटी छोटी बातों के लिए अपने घर परिवार को नहीं त्यागना चाहिए। सबसे पहले हमारे लिए अपना परिवार एवं मातृभूमि जन्मभूमि होती है। कभी भी हमें अपनी जन्मभूमि से गद्दारी नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार की सीख हमें मिलती है। तथा वीरत्व की भी
सीख मिलती है। कभी भी जीवन में डरना नहीं चाहिए, कोई भी परिस्थिति आए उससे पीछे नहीं भागना चाहिए, हर परिस्थिति से हिम्मत के साथ सामना कर लड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार की सीखें हमें इस पाठ में मिलती हैं। इस पाठ में अनेक प्रकार के शब्दों का भी उपयोग किया गया है, अच्छे अच्छे शब्दों का उपयोग किया गया है, जिनके बारे में भी इनमें हमने पढ़ा। तो चलिए यह पाठ समाप्त होता है। आप सभी इस पाठ को पढ़ लेंगे तथा अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।